कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसमें फुल मार्क्स लाना बहुत आसान है। आपको बस इसका फॉर्मेट बहुत ही ध्यान से समझना है। आइए समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कितना इजीली और जल्दी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कैश फ्लो? कैश फ्लो यानी CFS ये कहता है कि आपके ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन दोनों की फिगर्स में चेंज आया है। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग से इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो वो चेंजेस किन वजहों से आया है, क्या रीजन है, हमें उस चीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताना होता है। इन शॉर्ट, हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को रिकंसाइल करते हैं। नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश या कैश के जैसा। क्या होता है कैश के जैसा? सबसे पहला कैश खुद, दैट इज कैश इन हैंड। सेकेंड कैश एट बैंक। थर्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जो हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थ करेंट इन्वेस्टमेंट। बहुत जगह मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करेंट इन्वेस्टमेंट को एक ही तरीके से डील किया जाता है। कई लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करेंट इन्वेस्टमेंट को अलग अलग ट्रीट करते हैं और कई जगह इनको एक साथ ट्रीट किया जाता है। हम नॉर्मली इसको एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अनटिल एंड अनलेस आपका क्वेश्चन हमें स्पेसिफिकली ना बोल दे कि करेंट इन्वेस्टमेंट को हम कैश इक्विवेलेंट का पार्ट ना माने। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ दीज फोर आइटम एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दीज फोर आइटम, तो दोनों के बैलेंसेस में क्यों चेंजेस आए हैं उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। ना हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, and number 3 financing activity। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कि मेरे पास कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है ड्यू टू डे एक्टिविटी, यानी हमारी डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी जो रिकरिंग नेचर की। इन्वेस्टिंग कहता है कि हमारे पास कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है ड्यू टू चेंज इन नॉन करेंट एसेट्स, यानी आपके नॉन करेंट एसेट्स की वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है। आपका नॉन करेंट एसेट्स दैट इज फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में कितना फ्लक्चुएशन हुआ है, उसके थ्रू कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, क्या कैश आ रहा है, क्या कैश जा रहा है। Whereas फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है चेंज इन शेयर कैपिटल, change in long-term borrowings and change in short-term borrowings। अब हम तीनों एक्टिविटीज को सेपरेटली समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका ऑपरेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन दो तरीके का हो सकता है, या तो क्वेश्चन में वो आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड करेगा और आपसे बोलेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, या फिर वो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देगा और आपसे बोलेगा कि आप बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाइए। अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो आपका एक स्टेप ऑटोमेटिकली वहां से कवर अप हो जाएगा, क्योंकि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है एनपीबीटी, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से डायरेक्टली मिल जाता है। और अगर आपको बैलेंस शीट गिवन है तो सबसे पहला काम है आपको एनपीबीटी निकालना। तो अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहला काम कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे आसान है। एनपीबीटी सबसे पहले आएगा चेंज इन सरप्लस, यानी आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के करंट और ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना चेंज हुआ, दैट इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस चेंज इन रिजर्व, अगेन करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये दोनों के ही दोनों आइटम आपको बैलेंस शीट में मिल जाएंगे अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर नोट्स टू अकाउंट में सरप्लस और रिजर्व दोनों मिल जाएंगे। आपको बस करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डिफरेंस लेना है। बस रिजर्व लेते वक्त आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आप दो रिजर्व को कंसीडर नहीं करेंगे। नंबर वन कैपिटल रिजर्व एंड नंबर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी हम जब चेंज इन रिजर्व लेंगे तो इन दो रिजर्व को हम इग्नोर करके चलेंगे। इनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम आगे समझेंगे। इसमें फिर हम ऐड करते हैं प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। बहुत बार इससे एक एमसीक्यू भी आता है कि सर हम करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड क्यों नहीं लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्या क्यों लेते हैं। बेटा करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, इस वजह से हम इसको आउटफ्लो या इनफ्लो की कैटेगरी में नहीं लेते, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टिंजेंसी। तो करंट ईयर का जो भी प्रपोज डिविडेंड है वो कॉन्टिंजेंट है, वो अगले साल पे होगा, तो इस साल में उसको कंसीडर नहीं किया जाता। हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर लेते हैं, और बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस का। ये आइटम आपको कहां मिलेगा, क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको इनके बारे में बताया जाएगा। फिर हम लेते हैं, ऐड करते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ये भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में डायरेक्टली गिवन होगा कि इस साल में इंटरिम डिविडेंड कितना पे किया गया है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब है कि साल भर के बीच में कंपनी को लगा कि नहीं हमने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है, क्यों ना अपने शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट में शेयर दे दिया जाए। तो यहां पे साल भर के बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, दैट इज इंटरिम डिविडेंड। एंड फिर आ जाता है आपका प्रोविजन
फॉर टैक्स मेड। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जनरली आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अंडर द हेड करेंट लायबिलिटी। क्या होता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, अभी समझते हैं। देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है टैक्स मेड और एक कहला देता है टैक्स पेड। टैक्स मेड को हम लोग टैक्स प्रोवाइडेड भी बोलते हैं। टैक्स मेड का मतलब है कि आपने कितना टैक्स देने के बारे में इस साल सोचा था, क्या आपका एंटिसिपेशन था। ये जो टैक्स प्रोवाइडेड होता है इसको हम जर्नलाइज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर टैक्स। यानी हमने अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से इसको क्या किया, अलग कर लिया। वेयरएज टैक्स पेड का मतलब होता है कि कितना हमने टैक्स पे किया, प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। तो इतना टैक्स हम देने के बारे में सोच रहे थे और इतना टैक्स हमने एक्चुअल में दिया। इसका ट्रीटमेंट होता है जो हम एनपीबीटी निकालते वक्त इसको हम ऐड करते हैं और इसको हम ऑपरेटिंग में लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब कैसे हमें पता चलेगा कि क्या हमारे लिए पेड है, क्या हमारे लिए मेड है। आइए इसको समझते हैं एग्जांपल से। टोटल 3 केसेस इस पे बनते हैं। केस नंबर 1, अगर आपके क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलरेडी गिवन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में गिवन होगा ये करेंट लायबिलिटी के अंदर, तो हो सकता है आपको 2 साल की फिगर गिवन हो, करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। इन दिस सिचुएशन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको 2 फिगर दी गई हैं, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, तो करेंट ईयर को हम लोग टैक्स मेड मानते हैं और प्रीवियस ईयर को हम लोग टैक्स पेड मानते हैं। यानी इसको हम एनपीबीटी निकालते वक्त करेंट ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स को हम ऐड करेंगे और इसको हम ऑपरेटिंग में लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर आपको सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू गिवन है तो। सेकेंड केस, सर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है, यानी हमसे क्वेश्चन में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बाइफर्केशन नहीं गिवन है। ऐसी सिचुएशन में इसको ही हम टैक्स मेड मानते हैं और इसको ही हम टैक्स पेड मान देते हैं। तो यही हमारे लिए टैक्स मेड बन जाता है और यही हमारे लिए टैक्स पेड हो जाता है। तो सेम फिगर एनपीबीटी में ऐड होगी और लास्ट में इसको हम ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे। थर्ड केस, दैट इज लास्ट केस, जहां पे हमें इसका लेजर बनाने को बोला जाता है। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अब लेजर कब बनाना होगा, जब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब उन्होंने टैक्स पेड या टैक्स मेड दोनों में से किसी एक की वैल्यू सेपरेटली दे दी, तो यहां पे हम लेजर बनाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स बाय ओपनिंग बैलेंस
यानी प्रीवियस ईयर टू क्लोजिंग बैलेंस करेंट ईयर। अगर हमें मेड की वैल्यू गिवन है तो हम यहां लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएलएल, दैट इज टैक्स मेड। और अगर आपको पेड की वैल्यू गिवन है तो हम यहां लिखेंगे टू बैंक, यानी टैक्स पेड। तो अगर आपको लेजर बनाने को बोला जाता है, यानी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की कम से कम 3 फिगर गिवन है, तो आप उसका अकाउंट बनाएंगे। फिर ये आपका कहलाएगा मेड जो एनपीबीटी में ऐड होगा, और ये कहलाएगा आपका पेड जो ऑपरेटिंग में लास्ट में माइनस होगा। तो ये 3 केसेस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और अंत में जो भी वैल्यू आएगी हम उसमें एडजस्टमेंट करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिफाइंड ऑफ टैक्स। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो इसको हम यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो निकल के आएगा दैट विल बी योर एनपीबीटी। यानी एनपीबीटी निकालने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।